अपने भतीजे हर्षवर्धन सिंह राठौर के आवाज देने पर हुकुम सा उस कमरे से बाहर निकल आए थे। वो कमरा देविका का था। देविका से हुकुम सा का क्या रिश्ता था और जयपुर के ही एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट देविका तक हुकुम सा क्यों नहीं पहुंच पाए थे, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। हुकुम सा ने बाहर निकलकर उस कमरे में ताला मार दिया था। ताला मारकर चाबी उन्होंने अपने जेब में डाल ली थी। ये देखने के बाद अब ये साफ हो चला था कि उस कमरे में हुकुम सा के अलावा और किसी को जाने की परमिशन नहीं है। ऑफिस चलिए हुकुम सा, देर हो रही है, हर्षवर्धन सिंह ने उन्हें देखते हुए कहा। फिर दोनों लोग एक ब्लैक कलर की लग्जरी कार में बैठकर चले गए थे। हुकुम सा जब ऑफिस पहुंचे तो राघव वहां पर पहले से ही बैठा उनका वेट कर रहा था। हुकुम सा को देखते ही वो खड़ा हो गया था। राम राम हुकुम सा, राघव ने हुकुम सा को ग्रीट करते हुए कहा। राम राम राघव जी, हुकुम सा ने राघव को जवाब दिया और उसके बाद हर्षवर्धन की ओर देखते हुए बोले, राघव जी को 10 मिनट के बाद अंदर भेज दो। इतना कहकर वो अपने केबिन में चले गए थे। हुकुम अंदर पड़ी कुछ फाइल्स को निपटा रहे थे और इधर बाहर बैठा राघव 10 मिनट बीतने की प्रतीक्षा कर रहा था। करीब 15 मिनट तक हुकुम सा फाइल्स में बिजी रहे तो हर्षवर्धन ने उन्हें याद दिलाने के लिए नॉक किया और बोला, राघव जी को भेज दें हुकुम सा, वो आपका वेट कर रहे हैं। हर्षवर्धन की याद दिलाने पर हुकुम सा ने हामी में सिर हिला दिया था। हर्षवर्धन ने राघव को अंदर भेज दिया था। राघव और हुकुम सा रिया के प्रोजेक्ट सिद्धार्थ के बारे में चर्चा करने लगे थे। कुछ देर तक बात करने के बाद हुकुम सा ने राघव से रिया और उसके पार्टनर्स को 2 दिन बाद लेकर आने के लिए कह दिया था और ये सुनने के बाद राघव का चेहरा खुशी से फूल गया था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी जल्दी बाहर निकला और अमन का नंबर डायल कर दिया था। अमन बेसब्री के साथ राघव के ही कॉल का वेट कर रहा था। जैसे ही उसके फोन पर घंटी बजी, उसने पहले ही घंटी पर फोन उठा लिया था। जी राघव जी, अमन ने कहा। गुड न्यूज है अमन जी, 2 दिन बाद आपकी हुकुम सा के साथ मीटिंग है। प्लीज करणवीर को भी ये बता दीजिएगा एंड फुल रेडी होकर आइएगा। मैंने आप लोगों की बहुत तारीफ कर दी है तो नाम ना खराब हो मेरा। राघव ने अमन को समझाते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं होगी राघव जी, आप परेशान ना होइए। अमन ने राघव के सवाल का जवाब देते हुए कहा और उसके बाद कॉल कट गया था। अमन ने करणवीर को फोन करके ये इन्फॉर्मेशन पास कर दी थी। उसके बाद वो रिया को ये चीज बताने के लिए निकल गया था, जो होटल से हॉस्पिटल जा चुकी थी। इधर अमन रिया को ये बात बताने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था। उधर सिद्धार्थ भी अपने पिता महेश से मिलने बुद्धा मार्शल आर्ट्स के हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। सिद्धार्थ जब हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके डैड आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे और उसकी मां निर्मला उनके बगल में सिर झुकाए हुए बैठी हुई थी। सिद्धार्थ जब निर्मला के पास पहुंचा और उनके चेहरे को उठाकर देखा तो सिद्धार्थ चौंक गया था। निर्मला की आंखें बहुत बुरी तरह से लाल थी और सूजी हुई लग रही थी। क्या हुआ मां? सिद्धार्थ ने भावुक आवाज में निर्मला से सवाल किया। सिद्धार्थ के सवाल करते ही निर्मला एकदम से फपक पड़ी थी। उसके रोने की आवाज सुनकर महेश की भी आंख खुल गई थी। क्या हुआ निर्मला? महेश ने भी निर्मला के रोने का कारण पूछा। चूंकि महेश को अभी तक सिर्फ सिद्धार्थ की पीठ दिखाई दे रही थी, इसलिए उसे सिद्धार्थ के चेहरे पर लगी हुई चोट नहीं दिखाई दी जो जिनपिंग के बॉडीगार्ड्स ने उसे दी थी। निर्मला ने महेश के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सिद्धार्थ का चेहरा उसकी ओर घुमा दिया था। सिद्धार्थ के चेहरे पर लगी हुई चोटों को देखकर महेश भी चौंक गए थे। ये सब कैसे हुआ मेरे बच्चे? महेश ने सिद्धार्थ से सवाल किया। कुछ नहीं पिताजी, वो बस झड़प हो गई थी, इसलिए। सिद्धार्थ महेश को सारी बात बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने झड़प का बहाना बना दिया था। लेकिन महेश ये बात समझ गया था कि सिद्धार्थ उससे झूठ बोल रहा है। हमें यहाँ नहीं रहना सिद्धार्थ, हमें गांव लेकर चलो, मैं तुम्हारे पिताजी को वहीं एडमिट करा दूंगी। निर्मला सिद्धार्थ की ओर देखकर रोते हुए बोली। पति को तो वो लगभग खो चुकी थी, अब वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी। जिस तरह से जिनपिंग के गार्ड्स ने उसे पीटा था, उस हिसाब से निर्मला को तो यही लग रहा था कि वो लोग उसे मार ही देना चाहते थे। इसलिए अब निर्मला के मन में डर बैठ गया था। ये अब क्या कह रही हो माँ? पापा को यहाँ बेहतर इलाज मिल रहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे।
सिद्धार्थ ने सख्ती के साथ मना करते हुए कहा, और इससे पहले कि निर्मला उसको कोई जवाब देती कि भीखू वहां पर आ गया था। आपको बीरेन सर ने बुलाया है, भीखू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, और उसके इतना कहने पर सिद्धार्थ तुरंत उठकर वहां से चला गया था। वो शायद अपनी मां के सवालों का सामना नहीं करना चाहता था। क्या हुआ सर, आपने मुझे बुलाया? सब ठीक है? सिद्धार्थ ने बीरेन से सवाल किया। हाँ, सब ठीक है। मैं ये जानना चाहता था कि ग्रैंड मास्टर ने तुमसे क्या कहा? बीरेन ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए सवाल किया। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में वहां करीब 20 स्टूडेंट्स आ गए थे। वो सारे स्टूडेंट्स बीरेन और सिद्धार्थ का अभिवादन करके खड़े होने लगे थे। बीरेन और सिद्धार्थ को समझ ही नहीं आ रहा था कि इन स्टूडेंट्स को किसने बुलाया है। इतने में ही वहां पर बुद्धा मार्शल आर्ट्स के एक टीचर आ गए थे। गुड मॉर्निंग बीरेन सर, उस टीचर ने बीरेन का अभिवादन करते हुए कहा, और उसके बाद सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोला, ये सब आपको थैंक यू बोलने आए हैं सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि ये स्टूडेंट्स उसे क्यों थैंक यू बोलने आए हैं। टीचर का आदेश पाकर वहां खड़े स्टूडेंट्स ने अपनी शर्ट उठाकर पीठ खोल ली थी। उस टीचर ने बीरेन और सिद्धार्थ को उन स्टूडेंट्स की पीठ देखने के लिए कहा था। उसके कहने पर जब सिद्धार्थ और बीरेन उन स्टूडेंट्स की पीठ देखने लगे थे तो उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उनकी पीठ बुरी तरह कटी हुई थी। किसी किसी के पीठ के घाव अभी तक भरे नहीं थे। बीरेन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था। ये किसने किया है? बीरेन ने उस टीचर को देखते हुए सवाल किया। जिसने किया वो जा चुका है सर, उन स्टूडेंट्स में से एक ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर यह साफ हो चुका था कि यह सब चांग का किया धरा था, और वो स्टूडेंट्स सिद्धार्थ को इसलिए थैंक यू बोल रहे थे क्योंकि उसने चांग की हथेली तोड़कर उनकी जान बचा ली थी। बीरेन को भी इस बात की बहुत तकलीफ हो रही थी कि उसके कैंपस में स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था, और उसे इस बात की कानों कान खबर तक नहीं थी। उसे खबर देता भी तो कौन? पिटने वालों को भी लगता था कि अगर उन्होंने इस बात की शिकायत की तो उन्हें रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, इसलिए वो चुपचाप उसकी मार सहते रहते थे। लेकिन आज सिद्धार्थ ने उनका भय खोल दिया था। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, सिद्धार्थ ने उन स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए बोला। अगर आप अन्याय सहोगे तो करने वाले का हौसला बढ़ता चला जाएगा, इसलिए अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो उसका प्रतिरोध करना सीखो। सिद्धार्थ ने उन स्टूडेंट्स को समझाते हुए कहा, और उसके बाद वो स्टूडेंट्स वहां से चले गए थे। उनके जाने के बाद सिद्धार्थ ने बीरेन से वो सारी बात बता दी थी जो ग्रैंड मास्टर ने उससे कही थी। उसके बाद बीरेन भी वहां से चला गया था। क्या भाई, आज बहुत दार्शनिक बन रहे थे? गुल्लू सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोला। उसे सिद्धार्थ का कुछ देर पहले का अंदाज कुछ बदला बदला सा लगा था। अरे कुछ नहीं, बस मन में आया और बोल दिया, सिद्धार्थ ने गुल्लू को जवाब दिया, और फिर दोनों वहां से चले गए। इधर अमन हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसने रिया से मीटिंग के बारे में बताते हुए वो सारी जानकारी दी जो राघव ने उसे बताई थी। जिस समय अमन रिया से राजस्थान की मीटिंग के बारे में बता रहा था, उस समय लोबो भी वहीं खड़ा था। मीटिंग के शेड्यूल के बारे में सुनकर लोबो का कलेजा धक करके रह गया था। वो समझ चुका था कि अब रिया को रोकने वाला कोई नहीं था। वो वहां से उस कमरे में चला गया था जहां पर जगत प्रसाद लेटे हुए थे। लोबो उनके सामने जाकर खड़ा हो गया था। पता नहीं सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन रिया मैडम 2 दिन बाद फाइनल मीटिंग करने राजस्थान जा रही हैं, और उनकी मीटिंग हुकुम शाह से ही शेड्यूल हुई है। आप नहीं चाहते थे कि रिया मैडम और हुकुम शाह मिलें? प्लीज कुछ करिए। लोबो उनके कान के पास खड़ा बुदबुदा रहा था, और जगत प्रसाद माथुर का शरीर जस का तस बना हुआ था। लोबो की बात सुनकर ये बात तो साफ हो चुकी थी कि जगत प्रसाद माथुर रिया को हुकुम शाह से मिलने नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रिया की मीटिंग कैंसिल कराई थी और रिया को रोकने के हर जतन किए थे। लेकिन वो कौन सा राज था जिसे जगत प्रसाद माथुर रिया से छुपाना चाहते थे? क्या जगत प्रसाद माथुर ही वो साहब थे जिसके बारे में मेंटल हॉस्पिटल का चीफ मीड़ा और वो औरत जिक्र कर रही थी? क्या जगत प्रसाद माथुर के ही कहने पर देविका रानी माथुर को मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था? ऐसे तमाम सवाल वहां की फिजाओं में घूमने लगे थे, लेकिन उसका जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था।
क्योंकि ये बात खुद लोबो को भी नहीं पता थी कि रिया की मां देविका रानी माथुर जिंदा है। लोबो ने कई बार ये बात वहां कही, शायद इसे सुनकर ही जगत प्रसाद माथुर को होश आ जाए, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई थी। शाम हो चुकी थी। सिद्धार्थ को सुकृति से बात किए हुए 24 घंटे से ऊपर बीत चुके थे, इसलिए उसका हाल चाल जानने के लिए सिद्धार्थ ने उसे फोन करने का निर्णय लिया। उसने बीरेन का फोन मांगकर सुकृति का नंबर डायल किया तो सुकृति का फोन बंद आ रहा था। सिद्धार्थ ने सोचा हो सकता है कि वो सो गई हो, इसलिए उसने इस चीज को बहुत लाइटली ले लिया था। वो रात बीत चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सिद्धार्थ को आज कई दिनों बाद बढ़िया नींद आई थी, इसलिए उसे सुकून महसूस हो रहा था। वो और गुल्लू अभी कमरे में ही थे कि तभी भीखू ने आकर उसे बताया कि उसे बीरेन सर बुला रहे हैं। सिद्धार्थ भीखू के साथ बीरेन से मिलने चला गया था। बीरेन उसे बुद्धा मार्शल आर्ट्स का इतिहास दिखाने लेकर चले गए थे और पूरा दिन उसी में बीत गया था। दिन में भी उसने कई बार सुकृति का नंबर डायल किया, लेकिन सुकृति का नंबर बंद आ रहा था। शाम को वापस कमरे में आने के बाद जब उसने सुकृति का नंबर डायल किया तो फिर उसका नंबर बंद आ रहा था। पहले सिद्धार्थ को सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब लगातार 2 दिन से सुकृति का नंबर बंद आया तो फिर अब उसके दिल में एक डर पैदा हो गया था। वो समझ चुका था कि सुकृति किसी मुसीबत में पड़ चुकी है, लेकिन वो कैसे इस बारे में पता लगाए, इस बारे में वो नहीं सोच पा रहा था। इसीलिए सिद्धार्थ इस बारे में बात करने के लिए बीरेन के कमरे की तरफ बढ़ गया था। अभी वो बीरेन के कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और फिर उसने जो करने का निर्णय लिया था वो शायद सिद्धार्थ को खतरे में डाल सकता था। सिद्धार्थ बिना किसी से बताए बुद्धा मार्शल आर्ट से बाहर निकल गया था। वो सुकृति से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जा रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि सुकृति के घर एक बहुत बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। क्या आने वाली है सिद्धार्थ के ऊपर नई मुसीबत, और क्या है हुकुम सा और रिया के बीच में संबंध? क्या राज छुपाकर बैठे हैं जगत प्रसाद माथुर? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।